नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सभ्यता का आरंभ। बच्चों, इस पाठ में हम काफ़ी नई और रोमांचक चीज़ें जानेंगे। हम सीखेंगे कि हमारा समाज कैसे बना, हम जो खाना खाते हैं वह कहाँ से आया, हम जिन घरों में रहते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इंसानों ने कब सोचा कि हमें गांव में नहीं शहर में रहना चाहिए आदि। तो बच्चों, हम सीखेंगे कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी शुरुआत यानी उसका आरंभ कैसे हुआ। इसलिए इस पाठ का शीर्षक है सभ्यता का आरंभ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पढ़ना। हम इस पाठ का एक एक पेज पढ़ेंगे और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि कई साल पहले हिमयुग का अंत हुआ जिससे विश्व के कई हिस्सों में काफ़ी पानी फैल गया। फिर बच्चों, थोड़े समय में मनुष्य ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और फिर उनकी मदद से खेती करना सीख लिया। जो लोग शिकार करते थे और फल और सब्जियां इकट्ठी करते थे, उनको पता चल गया था कि अगर वह अनाज के बीजों को गीली ज़मीन में बोएंगे तो कुछ महीने में उन्हें उस फल की फसल तैयार मिलेगी। मनुष्य ने जंगली गेहूं और जौ के बीजों को जमा किया और खेती शुरू कर दी। पश्चिमी एशिया में प्रारंभिक खेती हुई। अब इस क्षेत्र में तुर्की, जॉर्डन और इराक स्थित हैं। किसान लोगों ने भेड़, बकरी और सुअर जैसे जानवरों को पालना भी सीख लिया। इससे हमें पता चलता है कि हमें अनाज कैसे मिलता है और अगर किसानों ने खेती नहीं शुरू करी होती तो हमें अनाज कैसे मिलता। बच्चों, इससे पता चलता है कि पहले किसानी की शुरुआत कैसे हुई। अब जब किसानों ने खेती करना सीख लिया था तो अब मनुष्य को खाने की तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी और अब इंसानों ने एक जगह पर टिक कर रहना शुरू कर दिया और रहने के लिए घर बनाना शुरू किया। पहले किसान पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर उन्होंने तांबे के शस्त्र बनाना एवं इस्तेमाल करना सीख लिया। बच्चों, अब बारी है प्रथम नगर के बारे में पढ़ने की। चलिए बच्चों, समझते हैं। हमने सीखा कि कृषि की खोज से इंसान एक जगह टिककर घरों में रहने लगे थे और इसी प्रकार धीमे धीमे करके गाँव बसने लग गए और एक एक करके ये गाँव विकसित होकर नगर बन गए। बच्चों, सबसे पहले नगर किसी नदी के किनारे बसा था। अब जैसे जैसे इन नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे सड़कों और जल निकास प्रणाली जैसी जरूरी चीज़ों का विकास होना भी शुरू हुआ। नगरों में व्यापार होने शुरू हो गए। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रथम सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कैसे मनुष्य खेती करना सीख गए थे और खेती करने से किसानों के पास इतना अनाज आया था जो कि एक बड़े जन समूह के लिए काफ़ी था और इसलिए हर किसी को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोगों ने शिल्पकारी शुरू कर दी और वह शिल्पकार बन गए। उन्होंने घड़े और बर्तन बनाने शुरू कर दिए जिसमें किसान पानी और अनाज जमा करने लगे। वह सिर्फ बर्तन ही नहीं, सुंदर सुंदर जेवर और लकड़ी का सामान भी बनाने लगे। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता के अनुसार उनके लिए औजार और शस्त्र बनाए और इसके बदले वह किसानों से अनाज ले लेते थे, लेकिन इन्हें ढंग से रहने के लिए नियमों की जरूरत थी। तो बच्चों, ये प्रथम सभ्यताएं थी जो एशिया और अफ्रीका में पनपी। बच्चों, कैसा लग रहा है आपको ये पाठ? चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा अब अगला पेज? चलो शाबाश, पूरी कक्षा के लिए अगला पेज पढ़कर सुनाइए और मैं हमेशा की तरह फिर आप लोगों को समझाऊंगी। बच्चों, नीचे दिए कुछ सवालों को पढ़िए और इन्हें हल करिए, रिक्त स्थान भरिए। चलिए पढ़ते हैं सबसे प्रथम सभ्यता के बारे में जो कि सुमेर नाम के एक शहर में पनपी। बच्चों, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच जमीन पर पनपी और यहाँ पर रहने वाले लोग सुमेरियन के नाम से जाने जाते थे। सुमेर शहर का मौसम ज़्यादातर गर्म रहता था और कम बारिश के कारण वह काफ़ी सूखा रहता था, लेकिन वहाँ की भूमि कृषि के लिए काफ़ी अच्छी थी। सूखी ज़मीन होने के कारण किसानों ने नदियों से खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नहरें बनाना सीख लिया। बच्चों, ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जिनका आविष्कार कई सालों पहले सुमेर वासियों द्वारा किया गया था। तो बच्चों, ये थी सुमेर शहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और कैसे इन्होंने कई नई चीज़ों का आरंभ किया। बच्चों, हमने पढ़ा कि कैसे सुमेरवासियों ने नहरों का आरंभ किया। इतना ही नहीं बल्कि कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और विद्यालय का आरंभ भी उन्हीं के द्वारा हुआ। लेकिन वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे। कुम्हार के पहियों का उन्होंने पहली बार वाहन के पहिए की तरह इस्तेमाल किया। सुमेर के जो धातुकार थे उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का ईजाद किया। उन्होंने लोगों के लिए नियमों को बनाना आरंभ किया। बच्चों, सुमेरवासी काफ़ी अच्छे ज्योतिषी और गणितज्ञ भी थे। क्या आप लोग जानते हैं कि सुमेरवासियों ने ही बताया कि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, लेकिन फिर युद्धों की वजह से सुमेर की सभ्यता खत्म हो गई, पर भारत, मिस्र और चीन में नई सभ्यताएं स्थापित हो गई। सुमेर की सभ्यता की तरह ये भी नदियों के किनारे बसी थी।
मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंध नदी के किनारे और चीन की शांग सभ्यता पीली नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये था बच्चों सुमेर सभ्यता के बारे में। आप लोग इस पेज को दोबारा पढ़िए और कुछ दिक्कत हो तो पूछे। बच्चों नीचे दिए हुए सवालों को हल करें और उनके उत्तर कॉपी में लिखें, रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए हमने अभी सुमेर सभ्यता के बारे में जाना। अब हम सीखेंगे ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में। अब हम मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों मिस्र के रहने वाले पीने के लिए और खेतों में सिंचाई करने के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर साल उस नदी में बाढ़ आती थी, जिस वजह से नदी के किनारों पर खेती लायक मिट्टी जमा हो गई थी। किसान रोटी और बियर के लिए गेहूँ और जौ, कपड़े के लिए फ्लैक्स, फल और सब्जियां उगाने लगे। उन्होंने मवेशी और भेड़ पालना शुरू कर दिया था। ऐसे ही घर बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते एक राज्य बन गया था जिसका एक राजा भी था। यहाँ के लोग राजा की मृत्यु होने पर अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मिस्रवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। वहाँ के लोग मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ वे सारी चीजें रख देते थे जो अगले जीवन के लिए आवश्यक समझते थे, और इन्हीं चीजों से विज्ञान को इस हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब एक नई सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों अब हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। कई साल पहले लगभग 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में सिंधु नदी के किनारे, जो कि अब पाकिस्तान कहलाता है, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। ये मिस्र और सुमेर दोनों सभ्यताओं की तुलना में ज्यादा विकसित थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के शहर बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। हर एक शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। बच्चों ये जो मंदिर थे वह सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की गलियां सीधी थीं और इन्हीं गलियों में मकानों की कतारें थीं। इनमें से कुछ इमारतें 3-2 मंजिल भी थीं और जो बड़े मकान थे उनमें पीने वाले पानी के कुएं थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने पहली जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की। मकानों में स्नानागार व शौचालय भी थे। बच्चों इस सभ्यता के मकानों में स्नानागार व शौचालय थे और इन मकानों से निकलने वाला घर की गंदगी और गंदा जल गली वाली नालियों में जाता था और ये गलियां जमीन के नीचे थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग लिखने के लिए अपनी प्रणाली का उपयोग करते थे। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता। ये बच्चों हमारे वैज्ञानिकों को कुछ मिट्टी की मुहरें मिली थी और इन मुहरों पर उनकी लेखन कला थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मोहरें व्यापारियों द्वारा कपास के गट्ठे या अनाज के बोरों पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती होंगी। इससे बच्चों हमें यह भी समझ आता है कि भूकंपों और बाढ़ों या महामारियों के कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यताएं नष्ट हो गईं। बच्चों अब जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम शांग है और ये प्राचीन चीनी सभ्यता पीली नदी घाटी के पास विकसित हुई। और यहाँ के लोगों ने लेखन प्रणाली, रेशम के वस्त्रों और ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। प्राचीन चीन के लोग कांसे की वस्तुएं बनाने में कुशल थे। शहरों में घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया जाता था और यहाँ के लोग भी मिस्रवासियों की तरह मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। इसलिए इन्होंने भी अपने राजाओं के लिए मकबरे बनवाए थे। राजाओं के मकबरे में राजा के मृत शरीर के साथ नौकरों, सिपाहियों और जानवरों के मृत शरीर और अगले जन्म में काम आने वाली चीजें रखी जाती थी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ कि आप सबको खूब मज़ा आया होगा। आज की कक्षा यही समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।